नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, इसके पहले बिजनेस स्टडी का सेट 4 आपका हो चुका है। ये 5वां सेट है। फटाफट देख लिए क्योंकि ज़्यादा तो टाइम नहीं है, कल ही एग्जाम है। और टोटल 7 सेट है। पहले आपको 8 था, लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को, जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको सेट 7 में हम लोग कर दिए हैं, ताकि बिना अननेसेसरी क्वेश्चन आपको पढ़ने के कोई आवश्यकता नहीं है। वैसा क्वेश्चन जिसका 99% चांसेस है, उसको हम लोग सेट नंबर 7 में कर दिए हैं। टोटल 1 से 7 तक टोटल कितना सेट पढ़ना है? 1 to 7। पहले तो 8 भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन अननेसेसरी था, जो नहीं आ सकता है, उसको हम लोग हटा दिए हैं। जो टोटल 7 सेट आपको किया गया है, ताकि जहां से क्वेश्चन आ सके। जो बिना मतलब के क्वेश्चन था, जो जिसको आने का सिर्फ 1% चांस होता था, उसको हम लोग स्किप किए। मैक्सिमम 99% जो जिस क्वेश्चन को 99% आने की चांसेस है, उसको हम लोग टोटल 7 सेट में कंप्लीट किए हैं। ठीक ना? तो बस अब पहले 8 बोले थे, लेकिन अब 7 सेट। अब 7 सेट फटाफट कर लो। 50 नंबर आपका रखा हुआ है। 50 नंबर यदि आप चाहते हैं तो 7 सेट कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, सारा सेट अभी चल जाएगा। बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि टोटल सेट आज हो जाएगा। 7 सेट हम आज करवा देंगे कंप्लीट। बस आप खाली रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक ना? आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिएगा, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है? वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, आगे देखिएगा, कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्यूरमेंट और फंड। यस, शुद्ध लाभ का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यस, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है? ये तीनों फंक्शन है। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट पढ़ते चलिए। सेंसस कंपनियों पर आधारित है। सेंसस इज डिपेंड ऑन कंपनी। सेंसस में बाबू इंडिया का टॉप 30 कंपनी होता है। सेंसस में कितना कंपनी होता है? टॉप 30 कंपनी। वही आपको निफ्टी पूछ देगा। निफ्टी में कितना कंपनी होता है? 50। और सेंसस में कितना होता है? 30 कंपनी। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, वित्त व्यवस्था निर्णय से संबंधित है। फाइनेंशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू। बताइए, फाइनेंशियल डिसीजन आपका किससे रिलेटेड होता है? पूंजी ढांचा से, कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप जान ही रहे हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक ना? तो फाइनेंशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू। फाइनेंशियल डिसीजन आपको किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से। काफी रिपीटेड क्वेश्चन बेटा है, इसको फटाफट पढ़ लीजिए आप लोग। टोटल 7 सेट है। आगे देखिए, निम्न में से किसी चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग। एक सेकेंड, हाँ ठीक, आप लोग साइड कर लो इधर से। हाँ ठीक, आगे देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। देखो, वापस आपका नॉट आ गया। पहले भी बताएं कि जब नॉट दिया रहे तो इसमें सावधान रहना। नॉट वाला स्टूडेंट का काफी गलती होता है। ठीक ना? चलिए, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में कौन शामिल नहीं होता है? नगद राशि, कैश, ये तो करेंट एसेट में शामिल होता ही है। स्कंद, स्टॉक, स्टॉक भी बाबू करेंट एसेट में शामिल होता है। देनदार, डेटा, ये भी करेंट एसेट में होता है। फर्नीचर, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर क्या है बाबू? फिक्स एसेट्स है। ये करेंट एसेट्स नहीं है। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक ना? फटाफट पढ़ते चलिए। कोई दिक्कत? बोला है कि इसमें से कौन सा करेंट एसेट नहीं है, तो बाबू फर्नीचर करेंट एसेट्स नहीं है। कोई डाउट है? फटाफट पढ़ते चलिए। आगे देखिए, वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य है। प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बाबू प्राइमरी उद्देश्य क्या है?
शेयर धारक की संपत्ति को बढ़ाना, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, धन अधिकतम धन अधिकतमीकरण, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इक्विटी शेयर के बजाय मूल्य का अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बताइए प्राइमरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बाबू प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? चलिए सही है आंसर डी होगा, कोई दिक्कत। फिनेंस आपका प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहता है कि शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को बढ़ाया जाए। इसका सही आंसर बेटा क्या है? डी है। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच को कब हटाया गया? चलिए कब हटाया गया? 1930 से 1940 के बीच में बेटा हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, काफी रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है। आगे देखिए सुदृढ़ वित्तीय योजना की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है बाबू फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? सरलता, सिंपलिसिटी होना चाहिए, यस, तरलता भी होना चाहिए, लिक्विडिटी भी होना चाहिए, मित व्ययता इकोनॉमी भी होना चाहिए। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए पूरा पढ़ते चलिए फटाफट। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज संस्था का आकार, साइज ऑफ एंटरप्राइज, यस। निर्माण प्रक्रिया की अवधि, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यस, ऑल द एबव। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, बाबू इसमें वर्किंग कैपिटल का तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट्स है, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, काफी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फिक्स कैपिटल क्यों जरूरी होता है? याद रखना, फिक्स कैपिटल की आवश्यकता फिक्स एसेट खरीदने के लिए होता है। फिक्स एसेट की आवश्यकता किसके लिए होता है? फिक्स एसेट खरीदने के लिए, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सबको खरीदने के लिए यूज होता है। दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए नहीं। फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंस नहीं। भूमि खरीदने के लिए, यस। फॉर परचेज ऑफ लैंड, यस। फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल के क्यों जरूरी होता है? क्या खरीदने के लिए? जमीन को खरीदने के लिए। बोनस निर्णय के निर्धारक है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर। बोनस डिसीजन का बेटा कौन कौन सा डिटर्मिनेंट्स है? लाभों की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यस। कोषों में तरलता, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। कंपनी क्या आउ, एज ऑफ कंपनी, बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, कोई दिक्कत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। फटाफट पढ़ते चलिए। आगे देखें, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश का भुगतान देना है। फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होता है बाबू? वॉलंटरी होता है। कंपनी के मन करेगा तो देखिए बुक में आंसर गलत है, बुक में कंपलसरी दिया है, आपको बुक में देखना कंपलसरी है आंसर, बट आंसर गलत। आपको सही आंसर क्या होगा? वॉलंटरी। बुक में आंसर ए दिया है बट वास्तविक आंसर आपका वॉलंटरी होगा। कोई भी कंपनी को कोई भी व्यक्ति, चाहे इन्वेस्टर्स हो चाहे गवर्नमेंट, उसको बाध्य नहीं कर सकता है कि भाई शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड देना ही है। कंपनी को चाहे तो अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट को रख सकता है,
कंपनी को लगता है कि नहीं हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे सकता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए रख भी सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते चलिए फटाफट होगा। चलिए आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें। हाँ 11 नंबर, फटाफट देखते चलो। निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारण करने वाला तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर के इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट है? रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस। ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यस। ऋण भुगतान आवरण अनुपात, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यस। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या सही आंसर होगा? डी होगा। आगे देखें नेक्स्ट। दीर्घकालीन कोषों में सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फिनांस। बताइए लॉन्ग टर्म फिनांस में इसमें कौन शामिल नहीं है? देखो आपको नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से, नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फिनांस। समतांश इक्विटी से ये तो इंक्लूडेड ही है। लाभांश से, देखिए डिविडेंड आपका लॉन्ग टर्म फिनांस में नहीं आता है। बाकी आपका पूर्वाधिकांश प्रीफेंस से आपका लॉन्ग टर्म फिनांस में आता है। लॉन्ग टर्म लोन तो वही नामे से समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म फिनांस में आता है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म फिनांस में नहीं आता है, तो बेटा कौन नहीं आता है? बी नहीं आता है। कोई दिक्कत? एक सेकेंड। चलिए देखिएगा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक आवश्यक होती है? वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी? वर्किंग कैपिटल बाबू क्यों जरूरी होता है? भूमि क्रय करने के लिए, टू बाई लैंड नहीं। भवन क्रय करने के लिए, टू बाई बिल्डिंग नहीं। दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए, यस, टू मेक पेमेंट फॉर रूटिंग एक्सपेंसेज। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंस के लिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल किसके लिए बेटा जरूरी है? टू टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंस। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। बताइए फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या प्रोसेस है। वित्तीय उद्देश्यों का निदान, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यस। वित्तीय नीतियों का निदान, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, यस। वित्तीय कार्य विधियों का निदान, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, ऑल ऑफ दीज। बेटा सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। पूरा मन लगा कर पढ़ते रहिए, बिजनेस स्टडी में भी 50 में 50 कंफर्म हो जाएगा। देखिए का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निधान से है, मीन्स से डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी वेल इन एडवांस। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा हमेशा एडवांस में होता है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेटा क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। आगे चलिए, देखिए निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेटा कौन इसमें टाइप है, अल्प समता पर व्यय, ट्रेडिंग ऑन थिंक इक्विटी, उच्च समता पर व्यय, थिंकिंग ऑन थिंक इक्विटी, ए एंड बी। बेटा सही इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। फटाफट पढ़ते चलिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है, वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, पूंजी लागत प्रभावित होती है, इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होती है, इफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, बोथ ए एंड बी। बेटा इसका सही आंसर 18 का क्या होगा, बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए पूरा मन लगा के पढ़ते रहो, 50 नंबर तो कंफर्म आ जाएगा। आगे देखिए, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए। द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज देनदार, डेटस, यस। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, यस। रोकड़ विक्रय, कैश सेल्स, ऑल ऑफ दीज। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फिनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन एज टू। फिनेंशियल मैनेजर क्या से रिलेटेड डिसीजन लेता है, वित्त से, फिनांस रिलेटेड, यस। विनियोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लाभांश डिविडेंड से रिलेटेड, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। वित्तीय प्रबंध है, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ। एक फिनेंशियल मैनेजमेंट दोनों होता है, आर्ट भी होता है क्योंकि उसको पर्टिकुलर ज्ञान में सेक्टर में नॉलेज होता है, और साइंस भी होता है। साइंस मतलब प्रैक्टिकली देखता है हर चीज़ को, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारे रिस्क कम हो, कहाँ से रुपया लाएं ताकि कॉस्ट कम लगे, प्रैक्टिकली जज करता है। तो बेटा सही आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनांस इज। आपका सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनांस कौन होता है, प्रतिधारिता है, रिटेन अर्निंग। ये सबसे कम कॉस्ट इसमें लगता है, क्यों, ये खुद का प्रॉफिट होता है, ये सेल्फ प्रॉफिट होता है, या इसी को बोलते हैं रिजर्व भी। अपना ही रिजर्व को यदि दोबारा बिजनेस में लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। मान लें कि मेरा खुद का प्रॉफिट है, मेरा खुद का सेविंग है, सेविंग को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, रिटेन अर्निंग, ठीक ना। ये सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनांस होता है, क्यों, क्योंकि इस पर किसी को इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
एक अस्थाई संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। ए फिक्स एसेट शुड बी फिनांस थ्रू। ये फिक्स एसेट हमेशा किससे फिनांस होता है? दीर्घकालीन दायित्व से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। फिक्स कैपिटल हमेशा, फिक्स एसेट बाबू हमेशा किससे खरीदा जाता है? फिक्स एसेट बाबू हमेशा किससे खरीदा जाता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से हमेशा फिक्स कैपिटल परचेज किया जाता है। व्यवसायिक फर्म की चालू संपत्तियों का वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए। करेंट एसेट ऑफ बिजनेस फर्म शुड भी फिनांस थ्रू। करेंट एसेट हमेशा किससे फिनांस किया जाता है? फटाफट आप लोग बताओ 24 नंबर। चलिए लिखा गया ना, देख लो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्यवसायिक फर्म की चालू संपत्तियों का वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए। करेंट एसेट ऑफ बिजनेस फर्म शुड बी फिनांस थ्रू। एक चीज याद रखना, करेंट एसेट दोनों से खरीदा जाता है, शॉर्ट टर्म फंड से भी एंड लॉन्ग टर्म फंड है, दोनों से खरीदा जाता है। करेंट एसेट बाबू दोनों से खरीदा जाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों से। देखिए केवल चालू दायित्व से, ओनली करेंट लायबिलिटी से। केवल दीर्घकालीन दायित्व से, ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। आंशिक रूप से लंबी और छोटी अवधि दोनों से, पार्टली फ्रॉम, देखिए क्या लिखा है, पार्टली फ्रॉम लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। करेंट एसेट दोनों से खरीदा जाता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से भी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। समझ में आ गया ना? करेंट एसेट दोनों से खरीदा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए वर्ष 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज। 2004 में हमारे स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना था? 23। 2004 में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या बाबू कितना था? 23। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। आगे देखिए 25। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है मनी मार्केट डील इन अल्पकालीन कोष, शॉर्ट टर्म फंड, मध्यकालीन कोष, मीडियम टर्म फंड, दीर्घकालीन कोष, लॉन्ग टर्म फंड, नॉन ऑफ दी। मनी मार्केट बेटा हमेशा शॉर्ट टर्म फिनांस करता है, शॉर्ट टर्म शेयर को इशू करता है हमेशा। पूंजी बाजार व्यवहार करता है कैपिटल मार्केट डील इन। कैपिटल मार्केट हमेशा क्या कर, किस में डील करता है? लॉन्ग टर्म फंड में। कैपिटल मार्केट हमेशा किस में डील करता है बाबू? दीर्घकालीन कोष में, लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है कैपिटल मार्केट। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ते चलिए। देखिए तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेटा कौन क्रिएट करता है? सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी मतलब होता है कि जब चाहे तब उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। मान लें कि हम शेयर खरीदे, कल के डेट में हमको रुपया के जरूरी हो गया, तो तुरंत उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएट लिक्विडिटीज। आगे देखिए फटाफट नेक्स्ट। आगे देखिए, नवीन निगमन अंशों में व्यवहार करता है। न्यू इशू शेयर आर डील इन। न्यू शेयर बेटा हमेशा किस में इशू किया जाता है? प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी मार्केट में। न्यू शेयर हमेशा किस में होता है? प्राइमरी मार्केट में। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी सिचुएटेड इन। रीजनल ऑफिस बेटा सेबी के कहाँ पर सिचुएटेड है? देखिए दिल्ली में, यस। देखिए कोलकाता में, चेन्नई में, ऑल ऑफ दीज, कोई दिक्कत? ऑल द थ्री, ये तीनों जगह बेटा क्या है? सेबी का
रीजनल ऑफिस सिचुएटेड है। कोई दिक्कत? कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, चेन्नई में, ऑल द थ्री। कोई दिक्कत? काफी रिपीटेड क्वेश्चन बेटा है। आगे देखिए, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। स्टॉक एक्सचेंज बेटा हमेशा किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? निवेशक के। स्टॉक एक्सचेंज किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करता है? इन्वेस्टर्स के। काफी रिपीटेड क्वेश्चन बेटा है। आगे देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीय बाजार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक दूसरे के से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपेट विथ ईच अदर, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। यस, कम देखिए, कंप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के बेटा हमेशा सहयोग करता है। कंप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के बेटा क्या करता है? सहयोग करता है। आगे देखिए, सेबी का मुख्य कार्यालय है। हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज, बताइए हेड ऑफिस ऑफ सेबी कहाँ पर है? ये तो सबको पता है, मुंबई में। हेड ऑफिस का बाबू से आपका सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई में। रीजनल ऑफिस तो अभी अभी बताए, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली, ये सब रीजनल ऑफिस है। लेकिन हेड ऑफिस सेबी का कहाँ पर सिचुएटेड है बाबू? मुंबई में। आगे देखिए, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश इन। सबसे पहले कहाँ पर बेटा हुआ था? अमेरिका में। सबसे पहले, हाँ कहीं कहीं बुक में लंदन देगा, बुक में कहीं कहीं आपको लंदन देगा, लेकिन आप टिक किस में लगाओ? अमेरिका में। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था बाबू? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य पद की अधिकतम अवधि होती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज। कॉमर्शियल पेपर का बेटा मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 12 महीना। हेलो हेलो हेलो, चलिए आगे देखिएगा। कॉमर्शियल पेपर का बाबू मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 12 महीना। आगे देखिए, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है। द सेटलमेंट ऑफ साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट ऑफ साइकिल क्या होता है? T+2। टी मतलब होता है ट्रांजेक्शन डेट, ट्रेड डेट, इसी को बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कोचिंग तो खुला हुआ है, आज थोड़ा हवन वन होगा, क्यों? पढ़ाई के लिए कि इंक्वायरी करनी है? हाँ ठीक, आ जाइए, अभी आ जाइए, हम लोग खुले हैं। अनिल भवन, चांदपुर बेला। आप किधर से आ रहे हैं बोलिए, लोकेशन बता दें। हाँ समझ, वहाँ से तो बहुत सा स्टूडेंट है, 50 रुपये। आप एक बार आज यहाँ पर कि आप ऑटो ले लीजिएगा, बोलिए कि अनिल भवन चांदपुर बेना जाना जाना है। ये जो सिपाया, हाँ ये जो सिपाया जो पुल देखे हुए हैं ना, उसके थोड़ा आगे दुपुलवा देखे हैं? हाँ, आप किसी से भी ना पूछेगा ना, ये ऑटो वाला उतार देगा अनिल भवन चांदपुर बेला। वो सिपाही पुल से थोड़ा सा 5 मिनट ऑटो आगे आएगा ना, मेन रोड पर कोचिंग है। डाउट हो तो कॉल कीजिएगा। हाँ ऑटो से, आप पैदल आइएगा तो 6-7 मिनट, मेन रोड पर है। हाँ अनिल भवन, रॉय कॉमर्स टिट्योल कोचिंग के नाम याद है ना? हाँ ठीक, आइए है हमें, जल्दी आइए। ठीक, देखिए देखिए, टी मतलब होता है ट्रेड डेट या ट्रांजेक्शन डेट। इसकी टी मतलब होता है ट्रेड डेट,
प्लस 2 डेज। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ मंडे को, ट्रांजैक्शन कब हुआ बाबू? मंडे को, तो 2 दिन के बाद पेमेंट होगा। पेमेंट कब होगा? 2 दिन के बाद। इसका मतलब कि आपका पेमेंट वेडनेसडे को होगा। आपका पेमेंट कब होगा? वेडनेसडे को, 2 दिन के बाद। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है, बस सेटलमेंट साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट साइकिल कितना होता है? T+2 रट जाओ, कंफर्म क्वेश्चन में आएगा, नहीं कि कोई सवाल नहीं है। फटाफट इसको पढ़ लीजिए आप लोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिएगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इन विच ईयर डिड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग कब से शुरू किया था? 2000 में। फ्यूचर ट्रेडिंग कब से स्टार्ट किया था? 2000 में। आगे देखिए। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया? मनी मार्केट को कौन बेटा कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रट जाना। कैपिटल मार्केट बोलेगा, कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है बाबू? कंट्रोल सेबी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन मनी मार्केट का कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको ध्यान से कहना है। जब कैपिटल मार्केट को पूछेगा कि कंट्रोल कौन करता है, तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट पढ़ लीजिए क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? द मेन प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट इज, मनी मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। आप लोग के बुक में हुंडी दिया होगा जो 100% गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक ऑफ कैपिटल। फटाफट आप लोग टिक लगा लो। तो एक द मेन प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट इज, मनी मार्केट का बेटा कौन प्रॉब्लम है? लैक ऑफ कैपिटल। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। पूंजी बाजार के प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इज, कैपिटल मार्केट का 2 टाइप होता है बाबू। प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, गौण बाजार, सेकेंडरी मार्केट, ए एंड बी बोथ। कैपिटल मार्केट का दोनों टाइप है बाबू, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। आगे देखिए। आगे देखिए, स्टॉक एक्सचेंज मदद करता है। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन, स्टॉक एक्सचेंज बाबू किस में हेल्प करता है? देखिए, मौजूदा प्रतिभूति को तरलता प्रदान करने में, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, आर्थिक विकास के योगदान में, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रतिभूतियों का मूल निर्धारण में, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। यस, ऑल ऑफ दीज बेटा सही। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। मौजूदा शेयर का व्यापार होता है। ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इन इज डन इन, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज डन इन। एग्जिस्टिंग मतलब होता है ओल्ड, पुराना। पुराना शेयर बाबू इसमें एग्जिस्टिंग मतलब होता है ओल्ड। पुराना शेयर किस में बिकता है बताइए? पुराना शेयर हमेशा सेकेंडरी मार्केट में बिकता है। मौजूदा शेयर का व्यापार होता है। ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज डन इन, समझा? हमेशा पुराना शेयर किस मार्केट में बाबू बिकता है? सेकेंडरी मार्केट में बिकता है। किस में बिकता है? सेकेंडरी मार्केट में। आगे देखिए। हाँ, टोटल 7 गो सेट है। 7 सेट कर लिए, 50 नंबर कन्फर्म। टोटल के टोटल 100 नंबर के इसी से आएगा। जो स्टूडेंट 7 सेट पढ़ लिया, टोटल बाबू 7 सेट है। 8 था, लेकिन जो अननेसेसरी क्वेश्चन था, बिना मतलब का क्वेश्चन, उसको हम साइड कर दिए। बस 7 सेट कर लो, 50 नंबर रखा हुआ है। टोटल के टोटल यही 7 से लड़ेगा गारंटी के साथ। आगे देखिए,
सेबी है, सेबी इज भारतीय प्रतिभूति और कमाई बोर्ड, सिक्योरिटी एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, इसका आंसर ये होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म है, बराबर बाबू पूछेगा, ये कन्फर्म आएगा, इसको अच्छा से पढ़ जाओ, कन्फर्म आएगा ये सब। आगे देखिए, किस बाजार का संबंध नए निगमन से है? विच मार्केट इज एसोसिएटेड विथ न्यूज इशू? न्यू इशू हमेशा बाबू किस में होता है? प्राथमिक बाजार में। न्यू इशू किस में होता है? प्राथमिक बाजार में होता है न्यू इशू। आगे देखिए, देखिए वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, लीगली बाबू सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। लीगली सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। आपको केवल सिंपल पूछेगा कि सेबी इस्टेब्लिश कब हुआ था, तब 12 अप्रैल 1988 को। जब सिंपल पूछेगा कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तब 12 अप्रैल 1988 को। ऑप्शन में जब ए नहीं रहे तब ए करेंगे, ठीक ना। क्या हम बोले यहाँ पर लीगली पूछा है, तो लीगली पूछेगा तो 1992। लेकिन यदि सिंपल पूछेगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ, तो 1988 को। ऑप्शन में जब 88 नहीं रहे तब 1992 में मारेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन जब लीगली पूछ दिया, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, तो 1992, कोई दिक्कत। जब लीगली पूछेगा तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? 1992। और जब केवल पूछेगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ, तो 1988, कोई दिक्कत। 88 ऑप्शन में नहीं रहे तब 1992 कहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश इन 1992, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, आगे देखिए, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है। द फ्यूचर, देखिए द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर इंडिया में क्या है? ब्राइट होता है। फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज ब्राइट। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी एक स्टूडेंट लेकर चल गया, वहाँ पर कुछ पर लिख दीजिए नीचे। हाँ एक दिन और था वो, हम देख लेते हैं, एक दिन और था वो, नीचे से उधर से कोई चीज़ पर लिख दिया हम आपको, उस साइड नीचे रखा हुआ है, कोई एक पेज पर लिख दिया हम दोनों एक जगह, कहीं पर भी एक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, देखिएगा द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? ध्यान से देखिए 1875, इसको रट जाना है। बहुत जगह बुक में आपको 1857 देगा, जो 100% गलत है। ये 100% बाबू एग्जाम में आने वाला है कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1875 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसी को तो कोई डाउट नहीं। चलिए भारत के राष्ट्रीय स्कंद विपणि का स्थापना हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का कब इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था? चलिए
कब हुआ था बाबू? 1992 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फटाफट देखते चलिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, सेबी की स्थापना हुई थी। द सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, देखो यहाँ पर केवल सिंपल पूछ दिया, सिंपल पूछा कि सेबी का स्थापना कब हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1998। जब लीगली पूछेगा कि लीगली सेबी का स्थापना कब हुआ, तब लिखेंगे 1992, कोई दिक्कत। लेकिन जब सिंपल पूछे कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1990 क्या बोलेंगे? 1988। लीगली पूछेगा तब। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। ट्रेजरी बिल मुख्य रूप से है, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, देखिए ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, ट्रेजरी बिल क्या है बाबू? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ट्रेजरी बिल मूल रूप से है, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली अल्पकालीन फंड उधार लेने के लिए एक साधन, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। यस, दीर्घकालीन फंड उधार लेने के लिए एक साधन नहीं, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड नहीं। आगे देखिए, पूंजी बाजार का एक साधन, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, नॉन ऑफ दिस। बाबू इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। देखिए आपका टोटल 5 सेट बेटा समाप्त हो गया, और 2 सेट और है, ये कुछ देर के बाद ये भी चल जाएगा, सारा आज ही चल जाएगा, ताकि 50 में 50 आपको कंफर्म आ जाए। मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबको बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को थैंक यू। इसके अलावा भी कोई चाहिए तब जरूर कमेंट कीजिए, कुछ भी परेशानी हो, डाउट हो, कमेंट में मेंशन कीजिए, या नहीं तो कोचिंग का जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जो भी समस्या है जरूर बताइए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आ सके। ठीक, सभी को थैंक यू।